सो आपके साथ भी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई होगी आपके लाइफ में। आपने प्री पॉडकास्ट आपने मुझे बताया 0 से 12,000 फॉलोअर्स में बहुत चेंज हुआ, नींद ही नहीं आती अब। सो वही मैं कह रहा हूँ कि सामने वाले ने नो बोल दिया। आजकल तो लड़कियां मना कर देती हैं, लड़के डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस चीज़ पे कंट्रोवर्सी हो जाएगी। आपका कस्टमर मना कर सकता है। हाँ बिल्कुल। कस्टमर मना करेगा तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे? कुछ बेटर लेके आओ बाजार में, अगर आप एंटरप्रेन्योर पे हो तो। अरे नहीं, मैं नहीं हूँ, पर आप हैं और लोग भी हैं जो देख रहे हैं आपको। ये नहीं कि हम बैठे हैं 5 ख्याली पुलाव, बहुत लोग उसी में अटके रहते हैं। तो अब इनके एक्सपीरियंस से आप समझ गए होंगे कि हम हैं बैक बेंचर, ये है फर्स्ट बेंचर। हम लोग भी फर्स्ट बेंच पे नहीं बैठते। नहीं, तो फिर मैं उससे भी बैक बेंचर। टाइम नहीं, बुक्स पढ़ना नहीं, स्पोर्ट्स देखना, सिर्फ आर्टिकल हम लोग पढ़ते हैं। बहुत बोरिंग लाइफ है अभी, बहुत बोरिंग लाइफ। स्पोर्ट्स देखना, कुछ भी नहीं, स्पोर्ट्स खेलना। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट कोजी कॉटेज। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आयुष सिंघानिया। हर एपिसोड हमारा एक थीम के ऊपर आधारित होता है और हर थीम पे जो सही बोल सके हम उस गेस्ट को इनवाइट करते हैं, और वो भी हमारा बड़ा लक अच्छा चल रहा है कि वो इजीली हमारे को हाँ बोल देते हैं, अपना टाइम कीमती देते हैं हमको, और हमारी डेट्स पे हमको शूट भी करने देते हैं। तो आज भी हमारा एक थीम है और वो थीम का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप, और उसके अंदर साथ में हमने जोड़ा है स्टार्टअप्स के बारे में। लोग कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, कीवर्ड्स वॉल्यूम बड़ा रैंक कर रहा है, तो हमने कहा चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं श्रेष्ठ जायसवाल जी और अरीबा फातिमा जी। तो प्लीज़ बताइए आपके बारे में। तो बेसिकली अभी हम लोग इलाहाबाद से ही बिलोंग करते हैं, प्रयागराज से ही, और हम लोगों ने यहीं से अपना स्कूलिंग किया हुआ है। मैम भी हैं अपने बिशप जॉनसन से ही, और हम भी वहीं से हैं। और इसके बाद हम लोगों ने अपना कॉलेज, पीजी, यूजी, ये सारी चीज़ें करने के बाद हम लोग अभी पीएचडी स्कॉलर्स हैं एट MNIT इलाहाबाद। और हमारा सप्लाई चेन में मतलब टॉपिक है, और इसी पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। सप्लाई चेन के अलग अलग कंपोनेंट अरीबा बताएगी इसके बारे में। जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं सप्लाई चेन रिस्क में, सप्लाई चेन रिस्क मैनेजमेंट में, क्योंकि ये बहुत होलिस्टिक टर्म है। नोबडी कैन ट्रैक द होल टर्म इन वन बुक और वन PhD. So we are trying to consolidate different elements of supply chain or supply chain risk management in our PhD, and I'm in a third year of PhD, and currently my topic is supply chain finance with sustainability. So मेरा ये सेकेंड ईयर है, और हम लोग मेरा जो वर्क उसमें एरिया है वो सप्लाई चेन रिस्क और रिस्क मैनेजमेंट, एक तरीके से मिटिगेशन कह लो या मैनेजमेंट कह लो। तो मैनेजमेंट एक होलिस्टिक टर्म हो जाता है, मिटिगेशन एक उसी का कट शॉर्ट है। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में लोगों को बड़ा कम नॉलेज है, और जिसको नॉलेज है वो तो जानते ही हैं इस चीज़ को, पर फैमिलियर इस वर्ड को लेकर भी कुछ लोग बहुत कम हैं। तो हम जब इसके मीनिंग पे आते हैं तो आपकी नज़रों में इसका मीनिंग क्या है? सो कट शॉर्ट करते हैं। सबसे ईजी मीनिंग होता है कि एनी पर्सन हु इज़ डूइंग अ बिजनेस 10 रुपये का खरीद के 12 रुपये में बेच रहा है ऑन इज ओन, और ही इज़ हायरिंग समवन। 10 रुपये का खरीद के 12 में बेच रहा है, मुनाफा कमा रहा है। ही इज़ डूइंग अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ही इज़ डूइंग बिजनेस, ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर। अभी इसमें स्टार्टअप्स एक नया कल्चर आ रहा है, तो वो उसके बारे में अपन आगे चल के बात करते हैं। जी। तो स्टार्टअप्स में भी अगर अपन अभी बात करें तो स्टार्टअप्स किस चीज़ को कह सकते हैं? सो बेसिकली, और हम जिस बिज़नेस को बोलेंगे, तो मान लीजिए वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो भी स्टार्टअप कहलाएगा, या फिर एक आइडिया को ही आप स्टार्टअप कह सकते हैं? सो स्टार्टअप या एक बिजनेस, जो भी आप कहते हो, एक स्टार्टिंग फेज होता है कोई भी बिजनेस का। अगर वो एक्स प्रोडक्ट को कुछ भी प्राइस पे बेच रहा है तो वो एक बिजनेस एक्टिविटी कहलाती है। बट उसी में इनोवेशंस कर दे, चाहे वो प्रोडक्ट इनोवेशन कर दे, प्रोसेस इनोवेशन कर दे, कोई एक नई चीज़ ले आए बाजार में, जिसके बारे में अपन फर्दर भी डिस्कस कर सकते हैं। प्रोडक्ट इनोवेशन क्या होता है, प्रोसेस इनोवेशन क्या होता है, और एक नया तरीके का इनोवेशन जो मैं आगे चल के आपके साथ डिस्कस जरूर करूँगा, जो मैंने आपको हिंट भी किया हो, तो उसको हम लोग स्टार्टअप कह सकते हैं। तो अभी इंडिया में DPIIT है, तो उस पर उनके कुछ गाइडलाइंस है कि स्टार्टअप से ये चीज़ें होनी चाहिए। इट शुड बी स्केलेबल, इट शुड प्रोवाइड एक्स अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और कुछ मतलब उसके ये सारे टेक्निकल डिटेल्स तो वो आपको वेबसाइट पे मिल सकते हैं। बट स्टार्टअप इज जस्ट बिजनेस प्लस इनोवेशन, सम काइंड ऑफ। अब तक आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? सो मैं सबसे पहले तो अपना स्कूलिंग, फिर उसके बाद UG PG, ये तो सभी का होता है। फिर उसके बाद मैं ICICI बैंक में एज अ मैनेजर फॉर राजस्थान में वर्क किया हूँ लगभग 2 साल। तो उसमें मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, वही सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। और बाकी लास्ट 1 साल में मैंने
पीएचडी में भी काफ़ी कुछ समझने की कोशिश करी है, क्योंकि पीएचडी इज़ लाइक काफ़ी सारे टॉपिक्स। पढ़ाकू हैं ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, पीएचडी नाम ही आपने लिया है। तो मतलब आप कह सकते हो, बट पढ़ाकू टर्म जो होता है वो टर्म बहुत सारा नेगेटिव कॉनोटेशन कैरी करता है, तो वी कैन नॉट यूज़ दैट एंड यार पढ़ा हुए। बट हाँ, आप कह सकते हो ये एक नॉर्मल एवरेज रैंकर जो आप कह सकते हो कि 80% 90% वाला, इट्स नॉर्मल। पीएचडी करने के लिए कोई पढ़ाकू होना ज़रूरी नहीं है। पीएचडी करने के लिए आपके पास एक थिंकिंग होनी चाहिए, एक मतलब क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। थिंकिंग से भी पहले एक अच्छा ब्रेन होना चाहिए, शार्प ब्रेन। तो स्टार्टअप्स की अपन ने बात करी, कभी आपने कोई स्टार्टअप के बारे में सोचा? सो यस, एक स्टार्टअप के बारे में तो नहीं, मैंने एक बिज़नेस के बारे में ज़रूर सोचा है। मैं एक मैं ओली नाम का एक ब्रांड है, अच्छा, उसी पे मैं वर्क कर रहा हूँ, जिसमें हम प्लास्टिक बॉटल्स के खिलाफ एक जंग लेके चले कि भाई यहाँ नहीं ये बहुत ज़रूरी भी है। प्लास्टिक बॉटल्स इस टाइम काफ़ी ज़्यादा वाइडली मतलब आपको मिल जा रहे हैं, ईजिली अवेलेबल है, तो उसी को मैं कैसे ग्लास बॉटल्स में कन्वर्ट करके अलग अलग। अच्छा, तो यानी कि आप पानी ही है उसमें भी, बट आप बॉटल्स को रिप्लेस करना चाह रहे हैं प्लास्टिक से, हाँ, ग्लास में। पानी को भी हम एक रिफ्रेशिंग एलिमेंट दे रहे हैं, फ्लेवर्ड वाटर, जो कि इंडिया में कैटेगरी अभी थोड़ी कम है, मतलब अभी ये कैटेगरी क्रिएट करनी है हमें लॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट तो करना ही था। इस बिज़नेस का आपको आइडिया कैसे आया? सो ये बिज़नेस का आइडिया मुझे, वही मैंने जो बताया कि मैं राजस्थान में काफ़ी ट्रैवल किया मैंने, तो मुझे 4 स्टार 5 स्टार होटल्स में रुकने का मौका मिलता था, तो वहाँ पे प्लास्टिक्स बहुत कम यूज़ होता था। वहाँ पे बॉटल्स में भी प्लास्टिक नहीं यूज़ होता था, वो लोग ग्लास बॉटल्स यूज़ करते थे। तो वहाँ मुझे हिट किया ये आइडिया कि अभी ग्लास बॉटल्स अवेलेबल कौन से हैं मार्केट में। तो जब मैंने मार्केट रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि 350-300 रुपये के या 400 रुपये के ग्लास बॉटल्स मिल रहे हैं फॉर 1 लीटर ऑफ वाटर, 800 ml ऑफ वाटर। तो दैट वॉज वेरी मच एक्सपेंसिव फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे अभी 20 रुपये का पानी और 60 रुपये का पानी में भी लड़ाई हो जाती है। सही है। तो उसी को मैंने फिर स्टडी किया कि कैसे हम उसकी कॉस्ट को ब्रॉड डाउन कर सकते हैं, मतलब जो कि अभी 350 या 400 रुपये है, उसको कैसे भी हम कॉम्पिटिटिंग रेंज में ला सकते हैं, 60-70। तो आपने अपनी क्या प्राइस रखी? हमारा प्राइस 70 है। 70 में आप उसकी कितनी कैपेसिटी? इट्स 750 ml। 750 ml कितना बेच पाए? सो अभी तक हमने 5000 प्लास्टिक बॉटल्स को हटाया। बेचने से पहले आप इसकी एडवर्टाइजिंग कितनी कर पाए, कितने लोगों तक पहुंचा पाए इस आइडिया को? सो वी आर स्टिल इन बीटा टेस्टिंग, इन प्रोग्रेस बीटा टेस्टिंग में है। अभी हमारे कुछ B2B टाइप्स हो चुके हैं और लगभग हमने 4500 बॉटल्स मतलब सेल आउट करी हुई है। तो एकदम मतलब सही जा रहे हैं आपका। सो स्टार्टिंग है, जी। 0 से 1 इज़ वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल बिल्कुल, पर कम से कम आप एक अच्छे खासे पे आए और ये आपको अब दिख रहा है कि आप बिल्कुल इसको अगर मेहनत करते जाएंगे तो आगे आपको और चीज़ें इसकी दिखेंगी। इसी के बारे में हम थोड़ा सा और बात करें अगर, तो इस कंसेप्ट को लेके आपको क्या लगता है कि सिर्फ पर्पस बॉटल वाला ही है कि प्लास्टिक को एक्सचेंज करना है, या फिर मेन चीज़ है कि कुछ यूनिक है और इसमें आपको रेवेन्यू अच्छा दिख रहा है और एज अ बिज़नेस आप इसको कंसिडर कर रहे हैं? सो एज अ बिज़नेस ही मैं इसको कंसिडर करके अपना जॉब से रिज़ाइन किया था, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप कोई चीज़ करते हो तब आपको समझ में आता है। तो मुझे कहीं ना Obviously, हाँ। वहाँ से बहुत सारा पुल बैक मिला, मतलब मैंने करीब 1 साल इस पे लगाया, मेरे एक प्रोडक्ट फेल भी हुआ, दैट वाज स्मॉल बॉटल्स, मतलब सेम चीज़ ही थी। या दैट वाज सेम थिंग, बट इट वाज पैक्ड इन 350 ml, तो इट वाज नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय रेस्टोरेंट ओनर्स एंड तो हमें समझ में आया कि इसको हमें पुल बैक कर लेना चाहिए मार्केट से। रिएक्शंस कैसे आते हैं रेस्टोरेंट के अगर आप उनको ये चीज़ बताते हैं कि आप हमारी बोटल्स लिए? सो अभी उनको लगता है कि इलाहाबाद का लड़का है, क्या ही कर लेगा। अभी मतलब एक नेगेटिव रिएक्शन रहता है। एज अ बिजनेस हो सकता है कि उनको ये चीज़ इतनी सही नहीं लगे, बट आइडिया और कंसेप्ट के बारे में उनके रिएक्शन कैसे आते हैं कि हाँ सही कर रहे हो? बट वो काफ़ी पॉजिटिव है। पॉजिटिव आते हैं ना? उसमें मतलब ये होता है कि जहाँ से सोच खत्म होती है वहाँ पे सोच शुरू हो रही है हमारी, तो वो वाली चीज़ है। क्योंकि अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया था कि ये प्लास्टिक बॉटल्स को हम हटा सकते हैं। हमने उस चीज़ को अगर इनिशिएटिव लिया है तो उसके लिए बहुत पॉजिटिव मतलब कमेंट्स भी आते हैं, फीडबैक्स भी आते हैं, रिव्यूज़ भी आते हैं। बट वही है कि अभी थोड़ा सा बड़े कॉमन फीडबैक्स क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा फीडबैक होता है कि आप ये काम बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं सपोर्ट करूँगा नहीं। इस पे नेगेटिव मुझे लगता ही नहीं आएगा कमेंट। सो नेगेटिव भी है। क्या नेगेटिव का क्या होता है? क्या जो रेस्टोरेंट वाले बोलते हैं कि बॉटल टूट जाएगी हमसे। बॉटल टूट जाएगी तो उनके भी तो ग्लास और यूटेंसिल्स होते हैं, तो यू डोंट हैव एन आंसर फॉर इट। वो तो ट्रोलर्स हैं, आपको मिलेंगे हर तो जगह। वो तो है, मतलब भाई 0 से 1 का मैं जो बोला, सबसे टफ 0 से 1 होता है, 1 से 10 यू वुड बी डूइंग इट।
राजस्थान में आपने बताया कि राजस्थान में आप रहे एज अ बैंकर, तो राजस्थान में आपने कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर करी? सो जयपुर तो मेरा सिटी ही था, प्लेस ऑफ वर्क। फिर उसके साथ मुझे और भी जगह का काम मिला हुआ था। आप हैं प्रयागराज के, तो राजस्थान से अब आप आए घूम के, इतने 2 साल रहे, अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया आपने। क्या आपको लगा कि राजस्थान में वो चीज़ है जो प्रयागराज में या यूपी में नहीं है? सो वहाँ पे टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। मतलब उनका टूरिज़्म एक तरीके से बिजनेस है, लेकिन वो एज अ बिजनेस देखते ही नहीं है उसको। वो देखते हैं कि हमारे लिए टूरिस्ट इज गॉड। हाँ, अतिथि देवो भव। कल्चर हम लोगों ने बोला हुआ है कि ये कल्चर है हमारे यहाँ। वहाँ पे आपको वो फील होता है। वहाँ पे जब आप कोई एक छोटे रेस्टोरेंट में भी जाओगे ना, इतने प्यार से आपको वो छाछ राबड़ी और वो मतलब जो उनका खाना है, स्पेशलिटी है, दाल बाटी चूरमा, ये सारी चीज़ें आपको सर्व करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ यार, ये बहुत दिल से आपको दे रहे हैं। अच्छा, चूरमा खाया आपने? बिल्कुल खाया। पसंद आया? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो बड़ा हेल्दी है वो। तो अब क्योंकि हम मेरी ऑडियंस को पता है कि मेरा प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में और नॉलेज थोड़ा सा कम है, तो इसलिए मैंने सवाल इनके लिखे हैं। तो अब मैं देख के पूछूंगा, तो आप लोगों को कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो हम कुछ एंटरप्रेन्योर के ऊपर ही आपसे सवाल पूछ रहे हैं। तो व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट? तो माइंडसेट के बारे में, अगर हम एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट के बारे में बात करें, तो हमें सबसे पहले दूरदर्शी होना चाहिए। एकदम परफेक्ट हिंदी वर्ड, हमें दूर का देखना ज़रूर आना चाहिए कि हम आज से 10 साल बाद क्या सोच सकते हैं, क्या मार्केट में चेंजेस आ सकते हैं। मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट, स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं एक मार्केट की बात कर रहा हूँ कि इस बाज़ार में क्या चेंज हो सकता है 10 साल बाद। या आपको ये होना चाहिए कि आप कितने फ्लेक्सिबल हो, कितने एजाइल हो टूवर्ड चेंजेस, क्योंकि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। कल को कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है। तो आपके साथ भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई आपके लाइफ में। आपने प्री पॉडकास्ट आपने मुझे बताया अपना 0 से 12,000 फॉलोअर्स में बहुत चेंज हुआ, नींद ही नहीं आती अब। सो वही मैं कह रहा हूँ कि आपने कितने अच्छे से उन चेंजेस को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन आपकी कैपेसिटी कितनी अच्छी है, फिर उस ऑब्जर्वेशन को आपने कैसे एक बिजनेस एंटरप्राइज में आप बदल सको, फिर उसमें एक बिजनेस मॉडल को बनाओ, फिर उस बिजनेस मॉडल का बीटा टेस्टिंग करो, मार्केट में लेके जाओ, ये प्रोडक्ट को टेस्ट करो, चेक करो। आपको रिजेक्शन मिलेगा, आपको रिजेक्शन झेलने की कैपेसिटी होनी चाहिए, आपका माइंड इतना डेवलप होना चाहिए कि सामने वाले ने नो बोल दिया। आजकल तो लड़कियां मना कर देती हैं, लड़के डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस चीज़ पे कंट्रोवर्सी हो जाएगी। आपका कस्टमर मना कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। कस्टमर मना करेगा तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे? हाँ, पर कम से कम आपको दूर का जो आप इस चीज़ को विजन लेके चल रहे थे, कम से कम चीज़ें तो क्लियर हो जाएंगी कि ये आपकी गलत जा रहे हो या ये सही है। बट आपने उस पॉइंट, उस जो मतलब आपको फीडबैक मिला, आपने उसको फीडबैक की तरह लिया कि आप उससे मतलब उससे इम्प्रूव कर पाओ कि आप डिप्रेशन में चले गए। देयर आर 2 वेज। हमेशा आपको एक कोई भी आदमी आपसे कुछ बात करके बोल के जाएगा, तो आप 2 तरीके से लेके जा सकते हो कि आप उसको नेगेटिव वे में लेके चले जाओ कि नहीं यार, मेरा प्रोडक्ट ही ख़राब है, या मेरा माइंड ही ख़राब है, या मेरा ज़िंदगी ही ख़राब है, या भगवान नहीं चाहते हैं। आप 10 ठो उसमें रीजंस डालो, या उस फीडबैक पे वर्क करो और कुछ बेटर लेके आओ बाजार में, अगर आप एंटरप्रेन्योर पे हो तो। अरे नहीं, मैं नहीं हूँ, पर आप हैं और लोग भी हैं जो देख रहे हैं आप। इस टाइम बहुत लोग एंटरप्रेन्योरशिप पे आ रहे हैं, और हमने भी ये ऑब्जर्व किया है कि बाज़ार में जॉब। अच्छा, हाँ, ये जो आपने बात बोली ना कि बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाह रहे हैं और काम कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, तो इसका रीज़न क्या है सबसे बड़ा? सो रीज़न है कि आइडियाज़ बढ़े हैं। सेल्फ डिपेंडेंट सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है। लोग दूसरे के अंडर काम करने से बच रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं एंटरप्राइजिंग बन जाऊँ। और बहुत बड़ा रीज़न तो ये भी है कि लोग अपना फैमिली बिजनेस नहीं करना चाह रहे, तो कुछ अपना ही करना चाहते हैं, तो ये भी कह सकते हैं इसको भी। मतलब एक आपका क्या फील था इसके पीछे? मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा केस स्पेसिफिक चीज़ है। मतलब डिपेंड करता है कि क्या वैरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन पर्सन। फिर भी अगर आप बताना चाहें तो ये प्लास्टिक वाला इनिशिएटिव, मतलब ये तो मेरा पर्सनल था। मतलब आप ऐसा फील, सब कोई फील करते हैं। इसी में वही फिर आ जाती है ना बात कि आप क्या विजन लिए, आपने क्या उस पर वर्क किया, क्या आपने रिसर्च करी, क्या सोचा। तो ये सारी चीज़ें तो बट ऑब्वियस हैं। बट अगर आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मानेंगे तो मैं इसको बोलूँगा कि हाँ, इट्स इन अ बीटा टेस्टिंग करने के बाद देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो हमारा दूसरा सवाल है, हाउ कैन वन कल्टिवेट एंड डेवलप एन एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट इन स्टार्टअप्स ऑल्सो? सो स्टार्टअप्स बेसिकली शुरू ही होते हैं उस माइंडसेट से। मतलब पहले माइंडसेट आएगा फिर स्टार्टअप आएगा। ये एक्चुअली फर्स्ट सवाल का ही जुड़ा हुआ है। हाँ, सो एक एक्सटेंशन हो गया कि स्टार्टअप में हम कैसे, तो वो सारी चीज़ें प्लस स्टार्टअप में जो मैंने बताया कि प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोसेस इनोवेशन क्या आपने किया, नया क्या किया,
तो वो एक चीज़ को आप ऐड कर दो सारी चीज़ों में, तो आपका वो स्टार्टअप के लिए वो वर्कआउट कर सकता है। तो हमारा दूसरा अब टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, बड़ा बेसिक। तो इससे जुड़ा एक पहला सवाल ये है, व्हाट आर द एसेंशियल स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टार्टिंग अ बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच? सबसे पहला स्टेप, प्रॉब्लम खोजो। प्रॉब्लम पे अटको मत, सॉल्यूशन खोजो। प्रॉब्लम और सॉल्यूशन मिल जाए, दोनों चीज़ों की विवाह करा दो, शादी करा दो। सॉल्यूशन आपका बहुत अच्छा है, बट ये सॉल्यूशन आपके लिए बहुत अच्छा है। दुनिया को मत भूलो, सॉल्यूशन लेके मार्केट में जाओ, एक रैंडम टेस्टिंग करो, अलग अलग लोगों पे जाके पूछो कि ये सॉल्यूशन मैं वर्क कर रहा हूँ। पहले प्रोडक्ट मत बनाओ, पहले एक आइडिया मतलब अपना दो बाजार। आइडिया पे काम करो। आपके 10 में से 10 आइडिया होते हैं, 10 में से आपके 9 आइडिया वहीं खत्म हो जाएंगे। एक आइडिया पकड़ो, उस एक आइडिया को प्रोडक्ट तक लेके जाओ। प्रोडक्ट चले ना चले दैट्स अनदर थिंग। रेस्टोरेंट आप मान लो, अगर आप एक रेस्टोरेंट खोल रहे हो, वो रेस्टोरेंट चले ना चले दैट्स अनदर थिंग, बट आप अपना होमवर्क पूरा करके जाओ। उस पर क्या क्या की एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। यूट्यूब पे इतना कंटेंट अवेलेबल है इस टाइम पे। अगर कोई बोले कि नहीं हमारे को नहीं मिलता है कंटेंट, या मैं जो कर रहा हूँ मुझे उस फील्ड से रिलेटेड कंटेंट नहीं मिलता, तो वो अपने आप से झूठ बोल रहा है। सब कुछ अवेलेबल है, थाली में परोसा हुआ है। इट इज़ जस्ट दैट कि आपको तो बिजनेस का भी ऐसा कहते हैं कि मतलब किसी भी नीच में चले जाओ, बिजनेस चलना बड़ा मुश्किल है कि मार्केट बड़ा मंदा है। वो चीज़ मैं खुद भी मानता हूँ। मैं खुद भी इस चीज़ का फुली एक्सेप्ट करता हूँ। सब बिजनेसेस में ऐसा चल रहा है। जो लोग न्यू आ रहे हैं उनके लिए तो बड़ा ही वही वाली बात है ना कि आप कितने टाइम तक आप उससे गेन कर रहे हो, मतलब उससे आप एक्सपीरियंस क्या डिराइव कर रहे हो उस बिज़नेस को करके। आपने वहाँ से कुछ सीखा ही नहीं और सोचोगे कि आप लाख 1.5 लाख रुपए महीना कमाने लग जाओगे, ऐसे नहीं होगा। आपको पहले सीखना पड़ेगा। आप कोई भी काम कर रहे हो XYZ, उस XYZ का हाँ, ये बड़ी सही बात। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि भैया पैसा होना चाहिए, अच्छा खासा पैसा है तब तो बिजनेस चल पड़ेगा, लगाने को पीछे बैकअप में अच्छा पैसा है और सपोर्ट है तो चल जाएगा। ये बड़ी सही बात है। ये अलार्म है बहुत बड़ा। पहले आप फेल हो, 10-15 चीज़ सीखो जिन लोगों ने फेल हुआ है उस बिजनेस को करके। हाँ, स्टडी करो, अपने कंपटीटर्स से भी आप कुछ सीखो, कॉम्पिटिशन से सीखो, जहाँ से सीख सकते हो सीखो, यूट्यूब से सीखो। सीखने के लिए तो बहुत जगह है, बट हाँ सिर्फ सीखते मत रहो, टेक एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हम बैठे हैं 5 ख्याली पुलाव, बहुत लोग उसी में अटके रहते हैं। तो दूसरा सवाल ये है, हाउ कैन एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई अ विजिबल बिजनेस आइडिया एंड मार्केट अपॉर्चुनिटी? आंखें बड़ी बड़ी खोल के रखो। You have to observe every small action. You have to observe. Like in PhD, हम लोगों को हर एक स्मॉल डेविएशंस चेक करना पड़ता है एवरी 6 मंथ हम लोगों को चेक करना पड़ता है कि जो भी थीसिस पे वर्क कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। बिकॉज अगर एक भी गलत स्टेप लिया तो उससे सब कुछ रुइन हो जाएगा, जितना भी एफर्ट किया हुआ। तो वैसे ही एंटरप्रेन्योर में भी आई थिंक होता है कि आपको अपने एंड कस्टमर की नीड्स को या उनकी जो भी मतलब कह सकते हैं जो भी प्रेफरेंसेस है वो कैसे डेली चेंज हो रही है वो देखना पड़ता है। प्लस अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, अगर आप अभी सस्टेनेबिलिटी को लेके चलते हैं तो आगे आने वाले 10 साल 20 साल बहुत अच्छा जाएगा आपका बिजनेस, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। क्योंकि सस्टेनेबिलिटी एक बहुत की टर्म चल रहा है। अभी देखा जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे करेक्टिव एक्शंस ले रही है, उनके रेगुलेशंस, स्टार्टअप्स पे उनका बहुत फोकस, पॉलिसी है वो सस्टेनेबिलिटी के टुवर्ड्स जा रही है। सो इट विल बी अ ग्रेट पॉइंट। मैम आपसे नहीं पूछा, आपके एक्सपीरियंसेस क्या क्या रहे हैं अब तक? मेरा एक्सपीरियंस तो कुछ भी नहीं है। इवन आई हैव क्वालिफाइड JRF इन कॉमर्स एंड नेट इन मैनेजमेंट। वो ही सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का है, क्योंकि मेरा 4th अटेम्प्ट में JRF हुआ। लास्ट 3 अटेम्प्ट ऐसा था कि 3rd अटेम्प्ट में मैंने होप खो दी थी बिल्कुल कि मैं JRF से एक्चुअली बहुत लोग फेमिलियर नहीं हो। जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये एक तरीके से फेलोशिप है विच इज़ मैंडेटरी टू परस्यू PhD according to NEP rule, that is National Education Policy. So I have qualified it, and that at that moment when I qualified it, I was like how it is possible, because वो चीज़ कैसे हुई वो मुझे भी नहीं पता। बस एक था कि कंसिस्टेंट एफर्ट करना था राइट डायरेक्शन में। वो हर एक फील्ड में आई थिंक ज़रूरी होता है। आप एंटरप्रेन्योर हो, आप स्टूडेंट हो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, किसी भी फील्ड में एक परसिस्टेंट आपको काम करते रहें, और प्लस आपकी जो भी फेलियर्स हैं उनसे सीखते रहना है कि कहाँ हमसे गलती। वो एक सबसे बड़ा पॉइंट। लोग आजकल उस चीज़ को मिस कर देते हैं एंड सोचते हैं कि नहीं मेरे से हुआ नहीं। वो बात नहीं होती, हुआ नहीं। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेने के लिए ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं।
अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, बाकी सबका तो अब इनके एक्सपीरियंस से आप समझ गए होंगे कि हम हैं बैक बेंचर, ये है फर्स्ट बेंचर्स। हम लोग भी फर्स्ट बेंच पे नहीं बैठे। बिल्कुल नहीं है। नहीं, तो फिर मैं उससे भी बैक बेंचर। तो मैम आपने कहाँ आप घूमे? आफ्टर PhD कहीं जाना हो सकता है? कुछ सोचा हुआ प्लान्स कहीं घूमने का? नॉट येट। अभी तक नहीं सोचा है। ये पढ़ाकू लोग हैं ना, तो अभी तक से उसके बारे में। पढ़ाकू PhD नहीं कर सकते कभी भी। आई एम एन एवरेज स्टूडेंट। एवरेज? अच्छा, आपको एवरेज कहते हैं, तो फिर हम डफर। नहीं। चलिए, तो अब हमारा तीसरा जो टॉपिक है वो है बिजनेस वर्सेस स्टार्टअप के ऊपर। तो हमारा पहला सवाल है, व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ ट्रेडिशनल बिजनेस फ्रॉम अ स्टार्टअप? सो स्टार्टअप में मैंने इनोवेशंस की सबसे पहले जो बात करी थी, इसी को हम लोग थोड़ा सा और बढ़ा सके। जो ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं। स्टील का बिजनेस, लोहे का बिजनेस, साड़ी का बिजनेस, सारे बिजनेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। सब्जी का बिजनेस, रेस्टोरेंट का बिजनेस, वहाँ पे आपने USP डाला तो आ गया कि मॉडर्न मार्केट। USP का यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। यूनिक सेलिंग। आपने एक नए तरीके से बेचने को उसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को USP के साथ बेचने लगे, तो वो नया मॉडर्न मार्केटिंग आ गई। जो नया मैनेजमेंट के आपने पूरा पॉट स्कॉप डाल दिया, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, ये सारी। इसके बाद आता है स्टार्टअप, जहाँ पे हम इनोवेशंस की बात करते हैं। तो ज़्यादातर अभी इंडिया में टेक स्टार्टअप्स ही कहलाते, मतलब मोस्टली जितने स्टार्टअप्स होते हैं उसमें परसेंटेज टेक स्टार्टअप ज़्यादा होते हैं। कोई स्पेसिफिक एग्जांपल आप देना चाहेंगे टेक स्टार्टअप में? टेक स्टार्टअप में बहुत सारे हैं। पेटीएम आपका एक टेक, तो ऐसे बहुत सारे हैं। फिनटेक में आपके पॉलिसी बाजार, ये वो। बोट, इवन बोट भी एक टेक्नोलॉजी कंपनी स्टार्टअप है। बाकी प्रोडक्ट स्टार्टअप्स भी होते हैं, तो वो तो उस पर उतना कोई डिटेल में जाना नहीं है, बट मोस्टली जो होते हैं वो टेक स्टार्टअप्स होते हैं। इसीलिए IIT सक्सेस भी ज़्यादातर यही मानते हैं। हाँ, क्योंकि उसमें स्केलेबिलिटी सबसे बड़ा जो फैक्टर है स्टार्टअप है कि स्केलेबल है। अपने DPIIT में भी लिखा हुआ है कि योर स्टार्टअप शुड बी स्केलेबल। तो दूसरा सवाल, हाउ डू द स्ट्रेटजीज एंड अप्रोचेज डिफर बिटवीन मैनेजिंग अ बिजनेस एंड स्केलिंग अ स्टार्टअप? सो स्केलिंग अ स्टार्टअप, अगेन वही वाली चीज़ है। मैनेजिंग अ बिजनेस, एग्जिस्टिंग जो आपने मैनेजमेंट फिलॉसफी से पढ़ा पॉटस्कॉप में, तो एग्जिस्टिंग बिजनेस तो आपको चलाना आ गया। बट स्केलिंग अ स्टार्टअप मतलब उसी बिजनेस को लेके हम अभी जो 10% के ग्रोथ से बढ़ रहा है उसको कैसे हम 100% एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से लेके जाए। उसमें वही सारे आपके प्रोसेसेस आ जाते हैं जितने इजीली अवेलेबल है। आपको एक यूट्यूब सर्च करोगे, आपको 10 स्टेप्स टू बिल्ड अ सक्सेसफुल स्टार्टअप मिल जाएंगे। टेक एक्शंस। एक बड़ा कॉमन और मुझे लगता है इम्पोर्टेंट सवाल होगा, बिजनेसेस पहले जब इंटरनेट और डिजिटल इतना नहीं था तब भी बिजनेसेस चलते थे, तभी बिजनेस बड़े बड़े बने और उद्योगपति भी बड़े बड़े हुए। तो अब आ गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए और कुछ बिजनेस तो ऐसे हैं जो कि इसी से ही ग्रोथ पाए हैं और इसी पे ही चलते। तो अब डिजिटल को आप कैसे लेते हैं, कितना इम्पैक्ट पड़ गया इनका बिजनेसेस? एग्जिस्टिंग बिजनेस पे एग्जिस्टिंग भी हो सकता है और न्यू के लिए भी। मैं तो ये समझता हूँ कि एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक पर मिला है ये इंटरनेट की वजह से, .com की वजह से। क्योंकि एग्जिस्टिंग बिजनेस पहले सिर्फ एग्जिस्ट करते थे फिजिकल लोकेशंस पे, बट अब वो वर्चुअल लोकेशंस पे भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। और लोकेशन में बड़े लिमिटेड थे। हाँ, लोकेशन पहले वो अब वर्ल्ड वाइड में जा रहा है। वर्ल्ड वाइड आप इंडिया में बैठ के नाइजीरिया में बेच सकते हो सामान। हाँ, बिल्कुल। इवन ड्रॉप शिपिंग भी हो रहा है जी। मतलब इंडिया में बैठे बैठे आप चाइना से सामान खरीद के अमेरिका में बेच रहे हो। तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल सिस्टम डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो उसके ऊपर हम सस्टेनेबल सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर द की प्रिंसिपल्स बिहाइंड सस्टेनेबल सिस्टम डेवलपमेंट and how can business integrate sustainability into their operations and supply chains effectively? There are 3 parts on which sustainable, you can say that कि stand करता है। 3 pillars sustainability, which is social and environmental and lastly is economic और operational. सोशल से हमें ये समझ में आता है कि हम सोशल इक्विटी कितना ला। सोशल में कस्टमर्स हैं, एंड कंज्यूमर्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ सोशल में हम सब आ रहे हैं, तो उसमें कितनी सस्टेनेबिलिटी आ रही है। अब जैसे कि सपोज इनका बिजनेस है ओली, तो उसमें एक परसिस्टेंट मतलब एक कंसिस्टेंट वे में कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं और इनके प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि इन्होंने फ्लेवर्ड वाटर जो लॉन्च किया हुआ है उसके लिए एक पॉजिटिव वे में कंज्यूमर्स एक अप्रोच कर रहे हैं कि हाँ मुझे ओली चाहिए, मुझे सस्टेनेबिलिटी चाहिए, तो वो उनके लिए भी एक बेनिफिशियल पॉइंट है और इनके लिए भी। तो विच वी कैन से दैट कि ये सोशल सस्टेनेबिलिटी हुई। उससे क्या हो रहा है कि जो सामान उनको 800 में 600 में मिल रहा था वो सामान अब 70 रुपये में मिल रहा है, 70 रुपीज़ में। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है, प्लस उनको उससे कोई नुकसान नहीं, उनकी हेल्थ पे कोई भी नुकसान नहीं है और उनको मतलब ये भी है कि मैं सस्टेनेबल की तरफ जा रहा हूँ।
बहुत लोग ये चीज़ जानते भी नहीं है कि प्लास्टिक की चीज़ों से पीने से माइक्रो प्लास्टिक्स वो वगैरह बड़ा बॉडी में कंज्यूम हो बहुत सारा कैंसर हो जाता है बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं इस पे। तो आप अगर सर्च करते हो तो आपको बहुत रिसर्च पेपर्स मिलेंगे जिसमें माइक्रो प्लास्टिक कंटामिनेशन के बारे में लिखा हुआ है इन प्लास्टिक को लेके आपको, जैसे कि मैंने देखा था कि एक अमेरिकन कुछ कंपनीज हैं जो कि बड़े स्केल पे समुद्र से प्लास्टिक्स को हटा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग एक ऐसी इकोनॉमी में जहाँ पे अभी ग्रोथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब हमें वर्ल्ड का सबसे फोकस अभी और चीज़ों पे। हाँ, तो अभी हम इन्वायरमेंट पे नहीं पहुँचे हुए हैं, बट यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं या अमेरिकाज हैं, मतलब अमेरिका के ऊपर नीचे वाले हो गए, तो उन लोगों को ज़्यादा फोकस करना है अपने हेल्थ पे, अपने इन्वायरमेंट पे, इसलिए क्योंकि उनके पास और प्रॉब्लम्स नहीं हैं। हमारे पास प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी को हमको कैसे हटाना है। तो ये सारी प्रॉब्लम अभी हमारा जो फोकस एरिया है, मतलब एज अ नेशन अगर हम सोचें तो इस तरीके का एफर्ट ज़रूर लिया जा रहा है कि भाई प्लास्टिक कम हो। इंडिया का सबसे बड़ा आप इशू ये मानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू है। अनएम्प्लॉयमेंट वो अगर क्लियर हो गया अनएम्प्लॉयमेंट वाला, तो फिर हम लोग मतलब मूव कर सकते हैं टूवर्ड्स लेसर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, बट फिर भी अपने SDG गोल्स होते हैं, हमारे क्लाइमेट के लिए कुछ गोल्स हैं 2070 के लिए हम लोगों ने सेट करा हुआ है, नेट कार्बन जीरो आई गेस। एक टाइम पे अंटार्कटिका के ऊपर ऑक्सीजन का बड़ा वो होल हो गया था, ओजोन। हाँ, जिस चीज़ को फिर उन्होंने काबू में ले लिया, बट अगर एक साइंटिस्ट ने अगर ध्यान नहीं दिया होता, उस चीज़ को इग्नोर कर दिया था, तो 2 टाइम में तीसरी चौथी बार में उसने फिर नासा को रिपोर्ट किया। तो अगर वो नहीं करता तो वो एक बहुत बड़ा बन जाता, और ये सब इम्पैक्ट्स हैं इन सब पॉल्यूशन वगैरह के। तो हमारा दूसरा सवाल है इम्पैक्ट ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के ऊपर। व्हाट बेनिफिट्स कैन ऑर्गेनाइजेशन अचीव बाय अडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन देयर बिजनेस मॉडल्स? सो सस्टेनेबिलिटी सबसे पहले शुरू होता है सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब कोई भी बिजनेस होता है वो पर्सनल गेन्स के लिए बनाया गया है। सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस जो ऐसे प्रैक्टिसेस होते हैं कि मतलब आज एक एक्टिविटी परफॉर्म करी जा रही है, मान लीजिए से फॉर एग्जांपल मैं उसका कुल्हड़ का एग्जांपल देता हूँ। तो कुल्हड़ को हम सस्टेनेबल ऐसे कह सकते हैं कि हमने जो वो मिट्टी वाला कुल्हड़ से कुछ भी पिया, चाय पिया या लस्सी पिया, उसके बाद क्या वो जो मतलब आपने कंज्यूम करने के बाद आपने उस मिट्टी के कुल्हड़ को वापस से रीयूज़ कर सकते हो कि नहीं। सस्टेनेबिलिटी तब होगी कि जब आपने जो प्रोडक्ट, हाँ, इस तरीके से जब आपने प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को आपसे 5 जनरेशन बाद भी वो प्रोडक्ट बन जाए विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। और जो चीज़ मतलब वेस्ट प्रोड्यूस भी हुआ वो इन्वायरमेंट में एब्जॉर्ब हुआ कि नहीं हुआ। सस्टेनेबिलिटी मतलब ये होता है। एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रैक्टिसेस में आप सस्टेनेबिलिटी को इंक्लूड कर सकते हो। आप जैसे अभी बहुत ज़्यादा ई रिक्शास का बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से आपने भी देखा होगा, ट्रैफिक जाम में मेजॉरिटी भी है इनका। 7-8 साल पहले सारे पेडल रिक्शास थे या CNG या मतलब फ्यूल पावर्ड। तो पेडल रिक्शास के लिए भी हमें उतना अच्छा नहीं लगता था कि बंदा बिल्कुल पूरा अपने जान लगा के पुल पे चढ़ा रहा है। तो वो सब दौर हम लोगों ने भी देखा हुआ है, मेरे ख्याल से आपने भी कभी देखा होगा। पेडल रिक्शास में बहुत मेहनत लगता है। जी जी। और फिर उसके बाद जो डीजल वाले रिक्शा होते थे तो उस पर ऑटो टेम्पो, तो उसमें भाई पोल्यूशन होता था। तो एक काफ़ी अच्छा सस्टेनेबल बिजनेस निकल के आया है जिसमें भी सेल आउट, कॉस्ट इफेक्टिव भी है और पॉल्यूशन पे बड़ा इम्पैक्ट। पॉल्यूशन पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट, कॉस्ट सस्ती हो गई। मतलब प्रोडक्ट भले ही डेवलप्ड इन चाइना हो बट मेड फॉर इंडिया है। हम लोग भले ही चाइना से 15 साल पीछे हैं, बट चाइना ने जितनी गलतियाँ करी हुई है, US ने जितनी गलतियाँ करी हुई है, हम उनकी गलतियों से आगे खड़े हुए हैं। हम लोग उन दोनों की गलतियों से सीख के फटाक से अपना मतलब वही जुगाड़ इनोवेशन कर लेते हैं। और मार्केट में मतलब आजकल ऐसा देखा गया, या तो मैं फील करता हूँ ये कि किसी कंट्री में कोई चीज़ रिलीज़ हुई है, अगर वो इंडिया में रिलीज उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो इंडिया के मार्केट से उनकी प्रोडक्ट पे बड़ा असर पड़ता है। अगर इंडियन जो वो पॉपुलेशन है उसने एक्सेप्ट कर लिया तो उनको बिजनेस को बड़ा ग्रोथ में। वही मैं कह रहा हूँ कि एक यूरोप की कंपनी है, अभी नाम ले सकते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ओडो इज़ अ कंपनी, वो यूरोप, हाँ आपने भी शायद सुना हो। तो वो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस मैनेजमेंट टूल्स दे रही है, प्रोवाइड कर रही है इंडियन बिजनेस। क्यों दे रही है? तो भाई आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सेल्स जो इनवॉइसेस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें मतलब बैक एंड के जितने भी चीज़ें होती है तो वो फ्री में दे रही है। वो क्यों दे रही है? क्योंकि उसको पता है कि इंडिया का मार्केट अगर उसने जीत लिया तो फिर तो उसने बहुत बड़ा मार्केट जीत लिया। क्योंकि इंडिया में मेरे ख्याल से 2-2.5 करोड़ तो बिजनेस होंगे ही कम से कम। ऑटोमोबाइल के बारे में
डिक्लाइनिंग सेक्टर हो सकता है एक के लिए भाई। नहीं, इलेक्ट्रिक वाला ये जो ऑटोमोबाइल में अब आ गया है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, टेस्ला, ये वो जो चल रहा है अभी, ये वाकई लगता है कि सस्टेनेबल है इलेक्ट्रिक वाला? मेरे ख्याल से तो है, क्योंकि इसको मिथ्स लेके लोगों में बढ़ी हैं कि अरे यार इलेक्ट्रिक लेके जाऊंगा एक शहर से दूसरे शहर, हाईवे पे रुक जाएगी, वहाँ कहाँ सब स्टेशन है। सो अभी इंडिया में नहीं उतना इंफ्रा डेवलप्ड है, बट आप अभी तक मतलब ये सस्टेन अभी इंडिया में नहीं है। अगर आप रशिया जाओ या यूरोप में जाओ, इसलिए इसका एक मतलब आप इसको तोड़ के जैसे देख सकते हैं, है कि ये देख लीजिए कि एक हाइब्रिड गाड़ियों का मॉडल आ गया जो कि दोनों ही हैं, ईवी भी हैं और वो भी हैं। तो उसमें तो बस एक बैटरी लगी रहती है जो उसकी एनर्जी से ही चार्ज होती है। उसमें प्योर हाइब्रिड जैसा कुछ नहीं होता, मेरे ख्याल से नहीं होता, मतलब मुझे ऐसा नॉलेज नहीं है, बट प्योर हाइब्रिड नहीं है। पर प्योर हाइब्रिड कहते तो हैं उसे। आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग। आपने कभी कोई हाइब्रिड्स मैंने देखी हुई, हाइब्रिड्स आर ओके, मतलब वो अपनी जो व्हील मूव करता है उसकी वजह से बैटरी चार्ज होता है उनका, उसकी वजह से उसकी पर जो उनका माइलेज होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब जो आपकी गाड़ी 20 दे रही है वो 30 देने लग जाए। तो जहाँ तक मुझे पता है कि प्योर हाइब्रिड नहीं होगी, मतलब जिसमें 50% बैटरी हो और 50% स्पेस में बैटरी हो और वो बैटरी ऑपरेटेड भी हो, जिसको आप चार्ज कर सको घर से। मुझे नहीं मालूम इंडिया में। चलिए अब चलते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। व्हाट चैलेंजेस डू कंपनीज टिपिकली फेस व्हेन ट्रांजिस्टिंग towards more sustainable systems? How can they overcome these hurdles? कॉस्ट इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है सस्टेनेबिलिटी को अगर लेके चल, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज बहुत स्केर्स होती हैं एंड उसको अक्वायर करने के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है। वैसे कि अगर हम इन्हीं का बिजनेस मॉड्यूल लेके चले तो इनको एक सामान, किसका? ऑली अगर लेके चले, ऑली, ओके, बिजनेस मॉड्यूल हम लेके चल रहे हैं, तो ये जो ग्लास बॉटल है वो भी ये कहीं से एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जो जहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे उनको एक्स्ट्रा कॉस्ट भी कभी कभी देनी पड़ती है, ऐसा होता है। अच्छा। और या तो ये होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत कभी कभी बहुत ज़्यादा ही लग जाते हैं। बिजनेस में मेरे ख्याल से सबसे बड़ा टैकल यही होता है। अगर स्मॉल एंटरप्रेन्योर है तो कॉस्ट क्रैक कर लिया तो फिर तो आप मतलब। हाँ, ये मैं आपसे पूछना भूल गया था कि ऑली में जो आप बॉटल्स यूज़ करते हैं ये लोकली आपको अवेलेबल होती हैं कि आप कहीं से मंगा रहे हैं? बाहर से आते हैं, ये आगरा साइड, आगरा से आ रहे हैं ये। तो अभी आपको ये कॉस्ट इफेक्टिव पड़ रहा है? मतलब मेरा बिजनेस मॉडल। तो इसकी जो प्राइस है आपको रिटेल में मिलती है या होलसेल में मिल रही है प्राइस? हम लोग तो मतलब बल्क में ही डील करते हैं, मतलब हम तो। कितने पीसेज आप मंगाते होंगे? लगभग 1,500। लास्ट आपने जो ये बल्क ऑर्डर में मंगाया, सेल होने में कितना टाइम लगा? हमें लगभग 15-20 दिन में। तो ये फिर आपका बिजनेस सही जा रहा है? हाँ, मतलब अभी तो सही चल रहा है, बट अब आपको तो सिर्फ स्केल अप पे आपका फोकस होगा ना। स्केलेबिलिटी पे जो मैंने आपसे बोला ना कि 0 से 1 ले जाना सबसे डिफिकल्ट होता है। अब 0 से 1 हम कभी ना कभी पहुंच जाएंगे, बट हमारा 1 अभी थोड़ा सा अलग है। 1 इज अ डिफरेंट थिंग, मतलब। तो ई कॉमर्स आप सोच रहे हैं, ई कॉमर्स वगैरह के? हाँ, आगे चल के। अब तक आपने कहीं अपना प्रोडक्ट को लिस्ट किया? लिस्टेड नहीं है कहीं। सोचा आपने करने का? सोचा इसलिए क्योंकि मुझे वर्ल्ड मार्केट को केटर करना है, क्योंकि फ्रॉम द लैंड ऑफ अवध, इस लैंड से हम इसको इंटरनेशनल ब्रांड भी बनाना चाहते हैं। हाँ। और इंटरनेशनल से भी ज़्यादा अगर इंडिया में ही आपको सब जगह इसको करना है तो आपको एक प्लेटफॉर्म ई कॉम चाहिए। तो आप अपना बनाएंगे कि अमेजन वगैरह में लिस्ट करेंगे? स्टार्टिंग के लिस्टिंग से ही शुरुआत करना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लिस्टिंग पहले आपको बेनिफिट देता है कि आपको वेबसाइट नहीं डेवलप करानी है, आपको एक अमेजोन का एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस में लिया, थोड़ा बहुत आपने वहाँ पे कीवर्ड्स और एड्स पे स्पेंड किया। एसईओ स्ट्रेटेजिस्ट को भी आप? हाँ, सो आप एक स्ट्रेटेजिस्ट को आप हायर कर लो, उसने आपको मतलब अच्छा अमेजोन का वो बना के दे दिया कि अभी कोई आदमी एक्स प्रोडक्ट सर्च कर रहा है तो आपका प्रोडक्ट फर्स्ट या सेकंड या थर्ड दिख रहा है। फिर उसके बाद आप एक एसईओ स्ट्रेटेजिस्ट को भी हायर कर सकते हो, जो जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग ऊपर आ जाए। जी। मतलब इवन वो कीवर्ड सर्च करे, आपका प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड नहीं भी हो, तब भी आपका प्रोडक्ट दिख रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो आगे चल के वो सारी चीज़ें तो करनी ही होंगी। अच्छा, एक इस अपन इतनी सीरियस बात कर रहे हैं, अब थोड़ा सा लाइट पे एक सवाल मैं पूछता हूँ। फिल्मी है आप लोग? बिल्कुल नहीं। कोई भी फिल्म पसंद? बॉलीवुड भी हो सकती है, हॉलीवुड भी हो सकती है, कोई भी? OTT कंटेंट? टाइम नहीं। बुक्स पढ़ना? नहीं। स्पोर्ट्स देखना? सिर्फ आर्टिकल हम लोग पढ़ते हैं। बहुत बोरिंग लाइफ है अभी, बहुत बोरिंग लाइफ। स्पोर्ट्स देखना? कुछ भी नहीं। स्पोर्ट्स खेलना? बहुत बोरिंग लाइफ जी है। इवन हम लोग फ़ोन पे यूज़ करना बहुत कम कर चुके हैं, अब तो कुछ भी नहीं होता। हमारा स्क्रीन ऑन टाइम 1 आवर 2 आवर्स मैक्सिमम रहता है। अच्छा, बहुत कम टाइम होता है हम लोगों के पास। वो भी मुझे लगता है फैमिली इंटरेक्शन। हाँ, मोस्टली उस पर पर्सनल कॉल्स ही होते हैं ज़्यादातर। तो मतलब आपका एक एम है फ्यूचर को लेके जिसको आप अचीव करने में आप लगे हुए हैं?
So, सबसे बड़ा रीज़न ही यही होगा इसका। लाइफ का 20 से लेकर 30 तक का आपका मतलब जनरली एक एम यही होना चाहिए कि भाई अपने ऊपर काम कर लो, अपने अगर कुछ आप प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो उस पर काम कर लो, अपनी जॉब अगर कर रहे हो तो वो जॉब में बेस्ट पर्सन बन के दिखा दो, वहाँ से सब कुछ सीख लो। और मुझे लगता है आपका फ्रेंड सर्कल भी बड़ा लिमिटेड होगा बहुत लगता है। और सब आपके जैसे ही होंगे, मतलब एकदम पढ़ाकू इस चीज़ में लगे हुए हैं। नॉट पढ़ाकू इन दैट सेंस। मैं ये पब्लिक के भाषा में बोल। हाँ नहीं हाँ, ये कह आप कह सकते हैं। सकते हो। अभी कोई को भी अगर पूछो कि भाई वो बंदा PhD कर रहा है, बहुत पढ़ाकू है, तभी मैंने ये वर्ड Simple ये एक है myth ये, है बट ऐसा लोगों होता में। नहीं है। मैं बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू लोग होते हैं वो लोग कहीं ना कहीं जॉब वॉब उस तरीके हाँ, के फील्ड में सेटल होते PhD नहीं हैं। करते। PhD वाले लोग ज़्यादातर वो होते हैं जो जिनको जॉब वॉब नहीं मिलता है, अपना मस्त रिलैक्स होना चाहते हैं, कुछ मतलब इनोवेटिव काम करना चाहते हैं। अपने लाइफ का 3-4 साल कोई आदमी दे रहा है, ट्रेड ऑफ कर रहा है एक तरीके से। 4 साल आप ट्रेड ऑफ ही तो कर रहे हो, अपना 4 साल दे, 4 साल के बदले आप देखते हो ना कि उसमें आप अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हो उन 4 एंड इवन आफ्टर PhD ये भी होता है कि कुछ लोगों को जॉब नहीं मिलती है, ये एक हाँ, थोड़ा सा तो- हार्ड रियलिटी है। हाँ ऑब्वियसली। लोगों को अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलते हैं, बट अच्छा। ये जो 4 साल होता है ना, अगर आप इसमें बहुत अच्छे से मेहनत कर लेते, एक राइट डायरेक्शन में जा रहे विद राइट गाइडेंस, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये होती है कि राइट गाइडेंस होना, क्योंकि हम तो सीख के नहीं आए हैं, हमें भी सिखाने वाले कोई और हैं, हमारे सुपरवाइज़र हैं, SRC मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो अगर हम राइट डायरेक्शन में जाते हैं और प्लस अपनी जो भी गलतियां हैं उसको लेके चल रहे हैं, तो PhD का रिजल्ट अच्छा हो सकता है। लास्ट सवाल और आपसे पूछता हूँ इसी से रिलेटेड। अभी ईद गया, होली गई, कैसे रही आपकी? मस्त। आपकी कैसी रही? मस्त। सेवइयाँ बनी? टेस्ट करा आपने? हाँ इन्होंने बिल्कुल खिलाया हमें। वो मुझे पता है, जरूर खिलाया जाए। हम लोग का डिपार्टमेंट भी सेम है। होली में आप बाहर निकलना पसंद किए कि अंदर? सो इस बार होली पे थोड़ा सा हमारे घर में प्रॉब्लम था तो उस वजह से अच्छा। बाकी होली पे यहाँ पे बड़ा फेमस है प्रयागराज में कपड़ा, लोकनाथ की होली। मतलब लास्ट ईयर सुनने में डिस्गस्टिंग लगता है। ये क्या होता है यार, कपड़ा फाड़ होली? बट ये बहुत मैं खुद ज़्यादा भी गया हूँ। इम्पोर्टेंट है। और इन्फ्लुएंसर्स ने यहाँ की रील्स जो है, यहाँ का जो ये जो मैं समझता हूँ टैलेंट जो है, ये बाहर तक पहुँचा दिया। हाँ, फेमस है ये। हाँ, इस पे मीम्स बनने लगे, बॉम्बे के कुछ इन्फ्लुएंसर्स बनाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस इनोवेशन एंड प्रोडक्ट इनोवेशंस के ऊपर। तो प्रोसेस इनोवेशन पे पहले बात करते हैं। हाउ कैन बिजनेसेस लीवरेज प्रोसेस इनोवेशन टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस एंड रिड्यूस कॉस्ट? तो प्रोसेस इनोवेशन ये वर्ड स्टार्ट हुआ था जब फोर्ड के टाइम पे, जब हेनरी फोर्ड ने वो असेंबली लाइन शुरुआत किया था। हम लोग को मतलब MBA में पढ़ाया भी गया है। आप लोग मतलब जो भी MBA का व्यूअर होगा तो पता होगा कि हेनरी फोर्ड ने इस असेंबली लाइन को डिज़ाइन किया था। इसीलिए किया गया था कि आपका कॉस्ट कम हो जाए, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए। प्रोसेस इनोवेशन बेसिकली डील करता है कि कैसे आपका एक प्रोडक्ट 10 घंटे में मान लीजिए बनता है, तो उस 10 घंटे को कम करके कैसे 9 घंटा कर दें, 8 घंटा कर दें, क्योंकि उससे लेबर एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, टोटल आपकी आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा। पहले तो आपको अपने प्लांट को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, उसमें से प्रोसेस इनोवेशन एक होलिस्टिक टर्म है। और इसी के साथ एक जुगाड़ इनोवेशन जो इंडिया में काफ़ी फेमस है, जिसके बारे में मैं चाहता था कि थोड़ा सा इस पर भी हम लोग डिस्कस करें। तो जुगाड़ इनोवेशन इज हाँ प्लीज़ बताइए इस पर। यही प्रोसेस इनोवेशन होता था। प्रोडक्ट इनोवेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि प्रोडक्ट इनोवेशन मतलब एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, बट आपने उससे कुछ बेटर वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट निकाल दिया, तो दैट इज मतलब इट कुड बी अ न्यू इनोवेशन एज वेल। कोई एक नया प्रोडक्ट ही आप ले आए बाजार में, जैसे टच स्क्रीन फ़ोन्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो टच स्क्रीन फ़ोन वॉज अ प्रोडक्ट इनोवेशन, बट उसी इनोवेशन को आपने इंक्रीज़ करते गए, अभी फोल्डेबल फ़ोन्स आ गए, तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रोडक्ट इनोवेशन। तो ये प्रोडक्ट और प्रोसेस इनोवेशन तो दो चीज़ें हो गई। जुगाड़ इनोवेशन, हाँ। ये अभी मैं लगभग लास्ट 1 मंथ से इस पर स्टडी कर रहा हूँ। मुझे इंडियन कंटेक्स्ट में जुगाड़ हर जगह दिखता था। आप एक सबसे ईजी जो एग्जाम्पल हो, जो सबसे ज़्यादा वाइडली अवेलेबल है, वो है गन्ने का रस वाला। गन्ने का रस वाला जो मशीन, मतलब जो मोटराइज वाला वर्जन में बात कर रहा हूँ, जो जनरेटर से यूज़ करता है, वो जनरेटर का काम वो नहीं है। जनरेटर का काम था, जो कंपनी ने बनाया था, वो बिजली जनरेट करने के लिए बनाया, बट उसने उसी जनरेटर को इनोवेट कर दिया। ये आप बहुत यूनिक चीज़ बता रहे हैं, ऐसे कभी पहले नहीं देखा। इंडिया में है ये इसीलिए। इंडिया में एग्जिस्ट करता है। इंडिया में जुगाड़ बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। हर जगह। हमें ज़रूरत है कि हम उन जुगाड़, बहुत सारे इनोवेशंस देखे हैं जो इस हाँ, सो जुगाड़ वर्ड भी मतलब इंडियन ओरिजिन ही है। और ये जुगाड़ वर्ड का जो सबसे ज़्यादा मतलब वो बोला गया है, वो उसमें है आपकी एक अभी
सीरीज़ आई थी, एक मूवी है, 12th मूवी थी, तो उसमें इसके बारे में बताया गया है, जुगाड़ के बारे में, जिसका वो जुगाड़ वो कर लेते हैं, सीज कर लेते हैं। तो वहाँ से मुझे क्लिक किया कि यार ये जुगाड़ क्यों बोल रहा है उसको। फिर मैं उस पर लिटरेचर पढ़ा कि यार जुगाड़ वर्ड एग्जिस्ट करता है। तो एक बुक भी है जुगाड़ इनोवेशन, भी इंडियन ऑथर्स ही हैं आई गेस। वो बुक को थोड़ा बहुत स्टडी किया, फिर हमें समझ में आया कि हाँ ये वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है यार। तो फिर हमने फिर ऑब्जर्व करना चालू किया कि कहाँ कहाँ पे जुगाड़ दिखता है। तो बहुत सारे फील्ड में आपको जुगाड़ दिखता है। इंडिया में अगर आपको इनोवेशन करना है तो आपको जुगाड़ के साथ करना पड़ेगा। जैसे वो अब नासा वाले मीम्स बनाते हैं ना कि हमारी मूवी से कम बजट में आप लोग सारे अपने वो भेज देते हो। इंटरस्टेलर मूवी से कम बजट, हाँ इंटरस्टेलर मूवी से कम बजट में हम लोगों ने चंद्रयान वाला किया। जी जी जी। कहीं ना कहीं वो जुगाड़ का ही पार्ट था और वो एक माइंडसेट था अपने पास कि हाँ हम कैसे उस कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो जुगाड़ शुरू होता है प्रॉब्लम से, और जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पे प्रोडक्ट से चालू होता है, वहाँ पे प्रोडक्ट बनाने पे फोकस होता है। हाँ। यहाँ पे प्रॉब्लम पे फोकस होता है कि हमारी ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें विद द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड इन लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट। तो जुगाड़ के ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। जितने भी व्यूअर्स हैं वो भी हमारे साइड का भी एक जुगाड़ है। वो जुगाड़ ये होता था कि एग्ज़ाम जब होने लगता है या फिर क्लास टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट जब होता था, तब मैं बोलता था यार कोई जुगाड़ करो यार कि जो आंसर बता दे मुझे। तो ये मेरे चीज़ हर इंसान ने, इंडिया के लोगों ने, तो हर इंसान ने फेस करी है। जी 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 बिल्कुल। तो हमारा अगला सवाल है, तो प्रोडक्ट इनोवेशन पे आपने ऑलमोस्ट मुझे लगता है बता ही दिया है। तो प्रोसेस इनोवेशन पे, तो प्रोडक्ट इनोवेशन के ऊपर हम बात करते हैं। हाउ डज प्रोडक्ट इनोवेशन कंट्रीब्यूट टू गेनिंग अ कॉम्पिटिटिव एज इन द मार्केट? कॉम्पिटिटिव एज आपको तभी मिलेगा जब आपका प्रोडक्ट कुछ न्यू ऑफर कर रहा होगा। यूएसपी बेस्ड प्रोडक्ट है जो कि हम लोग मॉडर्न मैनेजमेंट से डिराइव कर रहे हैं। तो उसमें आपका यूएसपी रहेगा, आपको कॉम्पिटिटिव एज मिल जाएगी। यूएसपी नहीं रहेगा, नहीं मिलेगी। एज सिंपल एज दैट। ज़्यादा आप डिटेल्स में जाओगे तो गड़बड़ होएगा। आपका प्रोडक्ट में कोई भी यूएसपी होगा, आपको कॉम्पिटिटिव एज मिलना तय है। जी 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 ओके। तो इससे जुड़ा एक और सवाल है, व्हाट स्ट्रेटजीज कैन कंपनीज यूज टू कंटिन्यूसली इनोवेट एंड डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स दैट मीट इवॉल्विंग कंज्यूमर डिमांड? ओके, सो चेंजेस को देखना सबसे बड़ा तो फैक्टर यही होता है। आप भी इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। सो मतलब इसमें इनका भी मतलब वही है कि सस्टेनेबिलिटी भी एक तरीके से चेंज है, चेंज इन कंज्यूमर भी है। तो नया कस्टमर जो है वो चाहता है कि हमें सस्टेनेबल बिजनेसेस का प्रोडक्ट मिले। हम नहीं चाहते कि हमें इवन आजकल ये जो डिमांड चली ऑर्गेनिक फ्रूट्स की, ऑर्गेनिक स्टेपल्स चाहिए होते हैं। कुछ ऐसे हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स होते हैं जिनको सिर्फ ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फ्रूट्स ये सब चाहिए होता है। इवन वो ब्लैक वाटर आजकल बहुत चला हुआ है जो बहुत, हाँ ये मैंने भी बहुत ट्राई किया। ये बहुत हेल्दी इंस्टीट्यूट है कह सकते हैं। तो ये एक इवॉल्विंग कस्टमर मार्केट है जहाँ पर लोग सस्टेनेबिलिटी या इनोवेटिव तरीके से, जो कि बहुत मतलब कह सकते हैं हेल्थ कॉन्शियस लोग ही इसको चूज़ कर रहे हैं। तो ये एक मार्केट है जहाँ पर जाया जा सकता है। डेवलपिंग मार्केट है। एक डेवलपिंग मार्केट है जहाँ पे एक आप अपना इमर्जिंग प्रोडक्ट लेके जा सकते हैं विच इज़ साइमल्टेनियसली हेल्दी भी है, ऑन द अदर हैंड प्रॉफिटेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी है। सो इसी पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि अगर हम लोग 9 मतलब 2 एरियाज़ हो जाते हैं। एक, आप कस्टमर का अगर सेगमेंटेशन करते हो तो आपके पास 10% ऐसे कस्टमर होंगे जो इस तरीके के प्रोडक्ट मांगेंगे, इनोवेटिव कस्टमर। जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आपको बताया गया होगा कि पहले इनोवेटर्स होते हैं, फिर अर्ली अडॉप्टर्स, फिर अडॉप्टर्स, फिर लैगर्ड्स। तो उस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आप देखोगे कि जो आपके इनोवेटर्स होंगे ना, वो इनोवेटर्स ही आपको सबसे ज़्यादा हिंट देने वाले हैं कि ये प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा। अगर आपने इनोवेटर्स पे टेस्टिंग कर ली अच्छे से तो आपका प्रोडक्ट हिट हो जाएगा या मिस हो जाएगा, आपको बचा भी लेगा। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टाटा लाइक नैनो उन्होंने ब्रिंग किया था जब मार्केट में, तो उन्होंने एक गलत कम्युनिकेशन की वजह से उनका इतना बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया। इंडिगो के साथ भी उनका ये होता, टाटा इंडिगो। मतलब सबसे चीपेस्ट की जगह सबसे अफोर्डेबल कार बोलते तो बहुत बड़ा एक अलग इम्प्रेशन। अब सेम चीज़ एमजी ने भी करी। एमजी ने भी टाटा नैनो के जैसे एक स्पेशियस बहुत ही छोटी सी एक गाड़ी निकाली, पर उसका जो कंफर्ट है और उसमें जो फीचर्स दिए गए वो नैनो से बहुत बेटर है। इवन वो दिखती भी बड़ी बेटर है। एमजी की आई गेस वो इलेक्ट्रिक गाड़ी है, एमजी की इलेक्ट्रिक गाड़ी है जिस पे टैग बर्नर करके। हाँ सीटर है, नहीं है 4 सीटर ही, बट हाँ 4 सीटर है। इट इज़ बट काफ़ी प्यारी सी गाड़ी है।
हाँ हमने भी चला था। नैनो से तो एक मतलब वो भी आ गया था कि एक ईगोइज्म आ गया था कि किसी घर वालों ने नैनो खरीदी है तो बड़ी शर्म की बात है कि इनकी तो द फेल्ड स्टोरी काफ़ी एक स्टोरी है। सबसे बड़ा तो कंसेप्ट ही लोगों में दिमाग में ये था कि नैनो ली है तो यार ये तो शर्म की बात है, इससे अच्छा तो लो ही मत गाड़ी। मतलब मार्केटिंग का सबसे बड़ा फेलियर का एग्जांपल अगर इंडिया में देखें। पर आप ये देखिए कि रतन टाटा जी का जो इसके पीछे पर्पस था कि हर इंडियन के पास एक गाड़ी होनी चाहिए, वो बड़ा सही और बहुत अच्छा था। बट उसका एक सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं आ पाया। वही बात आती है ना कि आपने प्रेजेंट कैसे किया, वहाँ पे तो प्रेजेंटेशन फेलियर था। अब खैर वो टाइम भी एक अलग था कह सकते हैं उस टाइम सोशल मीडिया उतना इन्फ्लुएंट नहीं था। और आइडियाज़ भी हो सकते हैं कि डिस्कस ऑन टेबल इतने अच्छे लोग उस टाइम नहीं थे, उनके पास एक आइडिया आया और फिर मीडियम टू कम्युनिकेट नहीं था उतना। हाँ करेक्ट, आइडियाज़ तो हमेशा थे। करेक्ट बिल्कुल। फिर भी आज भी रोडों पे दिख जाती है टाटा ने, दिख जाती है जी। तो प्रयागराज में आप लोगों ने अब इस नीच से बिल्कुल डिफरेंट बात करते हैं। प्रयागराज आप लोग एक्सप्लोर किया होगा ऑलमोस्ट, आपने कई जगह जाते होंगे, कुछ तो डेली जाना आना जाना होता होगा। फूड्स के अंदर आपने क्या ट्राई किया? फूड्स के अंदर पूरा बचपन हमारा यही बीता है, तो सबसे ज़्यादा फुल्की मिलती है। तो फुल्की आप भी ट्राई कर सकते हो। हाँ, फुल्की यानी गोलगप्पे, पानी पूरी, गुपचुप, अलग अलग बहुत सारे नाम, अलग अलग नाम है। इस इलाहाबाद में फुल्की ही बोला जाता है, और मेरे ख्याल से इलाहाबाद के बाहर कहीं और ही नहीं ये वर्ड यूज़ किया जाता है। मेरे ख्याल से बनारस में भी नहीं करते, बनारस लखनऊ कहीं पे भी इस वर्ड को नहीं। ऑफिशियल नाम इसको गोलगप्पा रख दिया। हाँ उधर, क्योंकि जब भी डेलीगेशन आती है फॉरेन वगैरह की तो मोदी जी यही बोलते हैं कि गोलगप्पे ट्राई कीजिए, तो गोलगप्पा ऑफिशियल। फुल्की आपको काफ़ी वाइडली अवेलेबल होगी। इसके अलावा दही बड़े वो भी काफ़ी। लोकनाथ का कभी कुछ ट्राई? लोकनाथ का लस्सी बोल दिया मैम, लस्सी वो फेमस है लोकनाथ। फिर इसके बाद वहाँ फेवरेट डेजर्ट क्या है आपका? फेवरेट डेजर्ट पे अभी आते हैं, बट करेला आपको बहुत अच्छा मिलेगा। करेला? हाँ, सो नॉट दैट करेला जो आपके करेले से वो एक्सप्रेशन ही आ गया। वो करेला वो वाला नहीं, बट एक दूसरा करेला। तो उसको टेस्ट में कैसा है? वो करेला नहीं होता पहली बात, तो उसका बस नाम करेला है। इलाहाबाद में उसके एक पपड़ी जैसा होता है। वो है क्या, डेजर्ट है, स्नैक है? इट्स लाइक चाट टाइप का है। स्टार्टर्स में आता है। तो आप ट्राई कर सकते हो, लोकनाथ में आपको मिल जाएगा वो। ये तो आपने नाम ही, पहले फूड ब्लॉगर ने भी किसी ने ये चीज़ नहीं बोली, तो ये बिल्कुल नॉर्थ इंडियन कल्चर है कि हम लोग उसको करेला ही बोलते हैं। नहीं, नॉर्थ इंडियन ही है, इलाहाबाद में है। मुझे ख्याल से बाहर और कहीं मिलेगा नहीं। अच्छा। इस पे मैं स्पेशल रील भी बनाऊंगा। तो इन्फ्लुएंसर्स को आप कैसे देखते हैं? काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप अपने शहर को प्रमोट कर रहे हो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और एक चीज़ भी बड़ी सही है ना कि मतलब जो चीज़ आपको सर्च करनी होती है या पता भी नहीं है, आपको अपने ही शहर की इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए आपको वो कंटेंट आपके पास मिल जाता है। बहुत हेल्प होता है उसमें। मतलब इवन मैं भी जब बाहर सिटीज़ पे जाता था तो मैं वहाँ के लोकल इन्फ्लुएंसर्स का कोशिश करता था कि वीडियो मिल जाए, यूट्यूब पे सर्च कर लूँ, तो काफ़ी हेल्पफुल होता है। उन लोग जो भी मतलब लोग ये काम उसमें है, इस डोमेन में है, वो भाई उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। बहुत हेल्प किया उन्होंने मेरा। मैं बहुत टहला घुमा हूँ और सब में मेरे को ये वीडियोस बहुत हेल्प किए हैं। छोटी छोटी चीज़ें आपको बताना कि यहाँ से स्कूटी ले लेना रेंट पे, या इस जगह मत जाना, इस जगह चले जाना। जी, मान लीजिए आपको एक डोरेमोन का गैजेट जैसा मिल जाता है और आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी भी पीसफुल जगह पे, शांत जगह पे जा सके, तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था, मतलब मेरी ट्रिप्स में मुझे सबसे ज़्यादा गुलमर्ग। भले ही आप नहीं भी गए हो वहाँ पे। ओके, सो नहीं भी गए हो तो ले मैं नहीं जा पाया था ड्यू टू सम रीज़न, बट गुलमर्ग मुझे काफ़ी पसंद आया था। गुलमर्ग, सोनमर्ग, ऑल दोज एरिया। आपके लिए मैम? मैं अभी तक मैंने एक्सप्लोर नहीं किया। मैम का सबसे सुकून वाली जगह उनका खुद का घर। हाँ कह सकते हैं ऐसा बिल्कुल। तो अब हम चलते हैं हमारे लास्ट पार्ट की तरफ, वो है रैपिड फायर राउंड। इसमें आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, फंसाने के लिए आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिए जाएंगे, 2 में से आप एक ही चूज़ करोगे। दोनों सही लगे या दोनों गलत लगे तो आप स्किप कर सकते हो। और पहली बार हमारे साथ 2 गेस्ट हैं तो आप एक दूसरे को पास भी कर सकते हो, नया फीचर। और ये KBC नहीं। तो पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की ड्राइवर ऑफ प्रोसेस इनोवेशन? कॉस्ट रिडक्शन या इंक्रीज्ड मार्केट शेयर? कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन? मैक्सिमाइजिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी या मीटिंग चेंजिंग कंज्यूमर नीड्स? मीटिंग चेंजिंग कंज्यूमर नीड्स। थर्ड सवाल, सस्टेनेबल सिस्टम डेवलपमेंट फोकसेस ऑन शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी या लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट? Long term environment. Long term environmental and social impact. Companies benefit from sustainable practices by reducing brand visibility या enhancing brand reputation and customer loyalty?
enhancing brand reputation and customer love. One common challenge in adopting sustainable system is increased production cost या फिर streamlined supply chain management. प्रोडक्शन कॉस्ट। Production cost increase. Production cost. Okay. Increased production. तो last सवाल आपसे. How can businesses integrate sustainability into their operations by ignoring environmental concerns या by incorporating eco-friendly practices and materials? By incorporating eco-friendly practices. तो ये था हमारा रैपिड फायर राउंड। अब इसका रिजल्ट तो आप कमेंट्स में दे ही देंगे कि कौन सही है कौन गलत, पर मेरे हिसाब से तो सारे सही निकले होंगे क्योंकि नीच इनका ही है। तो बहुत मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट में। एक क्या चीज़ आप बताना चाहेंगे कि इन्फ्लुएंसर्स से जुड़ना, उनके साथ इंटरेक्ट करना, जैसे मेरे साथ आप एक बातचीत हुई, तो इस चीज़ को आप समझते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं हर चीज़? मैं पहले भी बताया कि मतलब जितना रोल इन्फ्लुएंसर्स कम्युनिटी का जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है इस टाइम। मतलब पहले नहीं था, पहले क्योंकि हम लोग के पास सोशल मीडिया इतना एग्जिस्ट नहीं करता था, और सोशल मीडिया पे जो कंटेंट था वो कंटेंट ज़्यादातर मूवीज़ और ये सारे क्लिप्स चलते थे, गेमिंग वीडियोस चलते थे, तो पहले ये था ही नहीं। मतलब अब जाके ये इतना ज़्यादा वो आ गया, और अब तो इसमें बिजनेस भी बनने लग गए। हाँ, वो एक कंसेप्ट हमेशा से था जो कि अब तो क्लियर हो गया कि डिजिटाइजेशन एक इन्फ्लुएंशियल पॉइंट पर आ गया है कि हाँ अब हर के पास फ़ोन है, एंड फ़ोन में जितने भी फीचर्स है वो शॉर्ट्स, सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स में ज़्यादा चल रहा है, एंड रील्स के थ्रू मिनी व्लॉग आ गया है। लोग एक दूसरे की तरफ पहुँच रहे हैं, अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, एंड फ्री टू डू एवरीथिंग। मतलब अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है आप पब्लिकली बोल सकते हैं कि हाँ मैं ये पसंद नहीं है। हाँ, ये जो आपने स्क्रॉल वाला बोला, इसमें योयो हनी सिंह ने भी बोला था कि एक टाइम था कि जब मैं जो गाना बनाता था तो मैं उसको बोलता था दिस विल वर्क्स, और वो हिट हो जाता था। ऐसा नहीं है कि आज मेरा वो कॉन्फिडेंस लो हो गया है, म्यूज़िक आज भी है, पर वो स्क्रॉल आ गया है कि लोग 20 सेकंड में नया चीज़ देखते हैं। एग्जैक्टली। तो इसकी वजह से अब लोगों के प्रेफरेंसेस वो बहुत जल्दी चेंज हो रही है, रैपिडली चेंज हो रही हैं। जी जी, ये प्योर रोल है इसमें डिजिटाइजेशन का। हाँ अब हर बच्चे के पास, इवन एक टॉडलर्स को भी ना फ़ोन एडिक्शन है। हाँ हाँ हाँ, जब तक कहीं नेट ना चलता कहीं- रहेगा, कहीं ना कहीं हिट बैक करेगा अपने लॉन्ग टर्म में करेगा, लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करेगा। रहेगा। बट जो आपका क्वेश्चन था, हम अगर उससे स्टिक करें Positive way में it's तो a यही very आता है। positive thing। मतलब इन्फ्लुएंसर्स का आपने तो इट्स अ वेरी 3-4 वर्ड्स में बोले तो दिल की बात दिल तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि एक बड़े जो मीडिया चैनल्स हो गए हैं वो इसका बोलते हैं ये तो पेड हो गए हैं, ये तो ऐसे हैं, पर इन्फ्लुएंसर्स का ऐसा है कि ये पेड नहीं है, यही सही चीज़ें दिखा देते हैं। और कुछ चीज़ें तो ऐसी भी होती हैं जिसमें वो एक्सपोज कर रहे हैं कि देखिए आपको ये बताया जा रहा है और हो ये रहा है। हाँ, होता है। तो इसमें बड़ा रोल है। और अब तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अवार्ड्स दिए इन्फ्लुएंसर्स को खुद पहली बार। तो रिकग्निशन जब इस लेवल से हो रहा है तो यानी इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री बहुत जल्दी इम्पैक्ट, इमर्जिंग इंडस्ट्री कैसे। हाँ, और अच्छा इम्पैक्ट। मेरी सिस्टर भी एक कंटेंट क्रिएटर है, तो मतलब कज़न सिस्टर, तो उनको भी वो अवार्ड मिला है, वहाँ पे बुलाया है। उनका पेज है कुछ क्रिएटिविटी करके। किस नाम से? कुछ क्रिएटिविटी। कुछ क्रिएटिविटी। और उनके कंटेंट्स किस पे आते हैं? सो DIY वाले वीडियोस हैं DIY ज़्यादातर, वही मतलब आपके जो आर्ट वाले, आर्ट क्राफ्ट वाले तो हमारा नेक्स्ट गेस्ट हमको मिल गया। बिल्कुल। तो थैंक यू, आप पॉडकास्ट में आए, बहुत मज़ा आया आपके साथ। आई होप आपको भी आया होगा। एक्चुअली हमारे यहाँ स्टूडियो में AC वाला बड़ा इशू है, तो सब बड़े स्वेटी हो जाते हैं और कहते हैं कब ख़त्म करोगे पॉडकास्ट। हो जाएगा। तो मैं उनको बातों में इतना इन्फ्लुएंस करता हूँ कि वो बह जाते हैं, तो उनको टाइम का पता नहीं चलता। तो एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप ऑडियंस को बोलिए कि कोजी कॉटेज पॉडकास्ट देखते रहें और सिंघानिया आयुष को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, सिंघानिया आयुष को प्लीज सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, एंड और इस वीडियो में आपको अगर कुछ वैल्यूएबल लगता है तो प्लीज़ एक हार्ट दीजिए, एक लाइक दीजिए, और अगर नहीं भी लगता है, मतलब आपको लगता है कि हमसे बाय मिस्टेक कुछ गड़बड़ बोल दिया, तो प्लीज़ कमेंट करके एक बार करिए, तो हम लोग भी उस पर वर्कअप कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग भी सीख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, हम लोग परफेक्ट तो होते नहीं हैं, और हमारा बेसिकली आइडिया ये है कि हम परफेक्ट नहीं है, बट हाँ एक दिन परफेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, उस डायरेक्शन। तो आप लोग भी प्लीज़ कमेंट करके उस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं, या अपने व्यूज़ भी शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, कमेंट्स करिए और इनके पेज को मैं टैग करूँगा, इन तक भी पहुँचिए। और ओली जो स्टार्टअप के बारे में बात हुई, उसके बारे में आप इनसे और जान सकते हैं, इनके पेज पे आके आप मिल जाएगा ऑलमोस्ट कंटेंट, तो वहाँ पे आइए। तो थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।